ये कि मतलब भाषा या तो हम लोग किसी से अर्जित करते हैं या फिर हम कहीं से सीखते हैं। भाषा जो है एक नियमबद्ध व्यवस्था है। मतलब भाषा के बहुत सारे नियम हैं, उनको सीखने की अलग अलग मतलब नियमबद्ध व्यवस्था है भाषा हमारी। अगला है भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। मतलब कि सारी व्यवस्थाएं जो भी हैं उनकी भी व्यवस्था कौन है? भाषा। प्रत्येक भाषा का क्या होता है? एक अपना व्याकरण होता है। और जो हमारा भाषा और लिपि है इनके बीच में कोई निश्चित संबंध नहीं होता है। मतलब कि कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। आगे हम लोग देखेंगे भाषा के भेद। वैसे तो हम सब लोग को पता है कि भाषा के कितने भेद होंगे। 3 भेद हैं, जो कि या तो हम लोग, क्योंकि हम लोग या तो किसी से कुछ बोल कर कहेंगे, जैसे कि मौखिक हो गया, या तो अपनी बातों को हम लोग लिख के कहते हैं जो कि लिखित भाषा कहलाता है, या फिर हम संकेतों के द्वारा अपनी बातों को किसी को बताते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? सांकेतिक भाषा। तो जो भाषा का मौखिक रूप जो है ये भाषा का प्राथमिक रूप कहलाता है। भाषा का प्राथमिक रूप हमेशा क्या होगा? मौखिक। और अगर हम लिखित भाषा की बात करें तो ये मौखिक भाषा की तुलना में अधिक अस्थायी मानी जाती है, क्योंकि अगर आपसे कोई कुछ कह रहा है मौखिक रूप से और दूसरा कोई आपको लिख के दे रहा है तो ज़्यादा रिलायबल, मतलब ज़्यादा अगर विश्वास हम लोग किसी पे कर सकते हैं तो वो लिखित भाषा पे। अगला है हमारा भाषा के अंग, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में एक बार पूछ दिया था कि भाषा के अंग कौन कौन से हैं या फिर उनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए, पहले तो भाषा के अंग जानने से पहले हम लोग शुरू करते हैं कि सबसे छोटी इकाई क्या होगी भाषा में? ध्वनि हो गई। ध्वनि से क्या होता है? वर्ण बनता है। वर्णों से फिर हम लोग शब्द बनाते हैं, शब्दों से वाक्य बनाए जाते हैं, और इन सब को लिखने का जो तरीका है वो क्या होता है? हमारा लिपि। तो ये सभी मिलके हमारे भाषा के अंग बन जाते हैं। अगला है कि भाषा को 2 तरह से हम लोग सीख सकते हैं। एक तो है अर्जन विधि और दूसरा क्या है? अधिगम। अर्जन में क्या होता है? जब हम किसी बिना विशेष प्रयास के सीख लेते हैं, जैसे कि हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा और हम भाषा सीख गए, वो तो उस तरह की विधि, उस तरह की जो भाषा होगी वो हमारी अर्जित भाषा कहलाएगी। और वैसी भाषा जिसको सीखने के लिए हमको विशेष प्रयास करना पड़े उसको हम कहेंगे भाषा अधिगम। आगे हम लोग देख रहे हैं कि जो अर्जन हमारा होता है ये कैसा है? स्वाभाविक प्रक्रिया है। मतलब कि हम लोग आसानी से आराम से सीख लेते हैं, हमको यहाँ पे ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा। अर्जन हमारा जो है। और अधिगम में क्या होगा? हमको प्रयासपूर्ण रहना पड़ेगा। मतलब कि हमको सीखने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी, नियम सीखने होंगे, तब जाके हम लोग भाषा का अधिगम कर सकते हैं। लेकिन जब अर्जन की बात आएगी तो ये हम लोग स्वाभाविक रूप से सीख लेते हैं। जो हमारा अर्जन होता है, भाषा अर्जन, उसमें क्या होता है कि ये अचेतन प्रक्रिया, मतलब हमको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे भी सीख सकते हैं। लेकिन अधिगम हमारी कैसी है? चेतन प्रक्रिया है। और आप लोगों को क्या लगता है हम लोग कौन सी भाषा जल्दी अर्जित करते होंगे? जो भाषा हमारे आसपास बोली जाती होगी वही ना। तो जो हमारा अर्जन का संबंध है, इसका संबंध है मातृभाषा से अधिक होता है। हमारे अर्जन का संबंध मातृभाषा से अधिक होता है, जबकि हमारा जो अधिगम होगा, अधिगम हमारा दूसरी भाषा से इसका संबंध होता है। क्योंकि जो हमारी मातृभाषा होती है, जो हमारे आसपास सब लोग हमेशा से बोलते आ रहे हैं, वो हम लोग सुन के ऐसे ही सीख लेते हैं। हमको उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा नियम नहीं सीखने पड़ते हैं। लेकिन अगर दूसरी भाषा, कोई भी हमारी मातृभाषा के अलावा कोई भी भाषा सीखनी हो तो उसके लिए हम लोग को बहुत मेहनत करना पड़ता है, और हम लोग चेतन रह के ही, मतलब दिमाग से स्थिर रह के ही हम लोग भाषा सीख सकते हैं। जब हम लोग ये सब देख रहे हैं कि अचेतन है, स्वाभाविक रूप से सीख लेते हैं, तो ये कैसी प्रक्रिया हो गई हमारी अर्जन? ये अनौपचारिक प्रक्रिया है। जबकि हमारा जो अधिगम है वो कैसी है? औपचारिक माहौल चाहिए उसके लिए, मतलब प्रॉपर स्कूल चाहिए, टीचर चाहिए सिखाने के लिए, तब हम इस तरह की भाषा सीखते हैं। तो अधिगम में क्या होता है? हमारा प्रयासपूर्ण रह के चेतन प्रक्रिया के द्वारा दूसरी भाषा को सीखते हैं, और
पहली भाषा हम कैसे सीख लेते हैं, जो हमारी मातृभाषा होती है, अर्जन के द्वारा। अधिगम में हम लोग औपचारिक माहौल चाहिए होता है, और ये अधिगम में हम लोग को औपचारिक माहौल चाहिए होता है, और अर्जन में हम लोग अनौपचारिक माहौल में भी सीख लेते हैं। आगे देखते हैं हिंदी, क्योंकि हम लोग हिंदी के बारे में बहुत देर से पढ़ रहे हैं। तो क्या आपको पता है हिंदी हमारी राज्य भाषा है, राजभाषा, ना कि राष्ट्रभाषा। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, हमारी राजभाषा है। जो कि अच्छा, हिंदी को राजभाषा बनाया गया कब? ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के द्वारा। 1963 में एक ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट था, उसके द्वारा हिंदी को भारत की राजभाषा बनाई गई। और इसका जो आर्टिकल है 343(1) है। वहीं जो हमारा इंग्लिश है उसको सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में आर्टिकल 243(2) में डाला गया था। आपके एग्ज़ाम में अक्सर ही क्वेश्चन पूछता है कि ओला का फुल फॉर्म क्या है, तो आप बता सकते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। दूसरा है कि सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, तो सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी इंग्लिश होती है। और हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, जो हमारी भारतीय भाषाएं हैं। अगला हमारा भाषा सीखने के चरण, मतलब कि हम लोग भाषा कब कैसे सीखते हैं, किस उम्र में हम लोग को क्या करने लग जाते हैं। और अक्सर ही हमारे एग्जाम में पूछता है ये वाला क्वेश्चन, तो आप लोग इसको ज़रूर ही ध्यान से देखिएगा। पहला है कोइंग, कूकना, जिसमें बच्चा जब बच्चा 6 महीने का रहता है, 6 सप्ताह का रहता है, तो वो कुछ कुछ बोलने लग जाता है। वो कुछ शब्द नहीं बोलता, लेकिन वो जैसे वो कुछ भी अपनी बातों को कहने के लिए उसका रोना, उसका कुछ करना, इस तरह का जो भाषा उसका है वो कोकना कहलाता है। जो कि 6 सप्ताह में बच्चा जो 6 सप्ताह का रहता है तब से शुरू कर देता है। उसके बाद बच्चा जब 6 महीने का हो जाता है तो वो थोड़ा बहुत अपनी बातों को वो उस वक्त भी बोल नहीं सकता है, लेकिन अपनी बातों को थोड़ा बहुत शुरू कर देता है बोलना, बलबलाने लग जाता है। तो ये जो बलबलाना उसका भाषा सीखने का दूसरा चरण है, वो 6 माह तक से शुरू होता है। जब बच्चा 6 माह का रहता है तब वो ऐसा करता है। अगला है एक शब्द चरण, मतलब कि जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तो क्या करता है, वो एक एक शब्द जैसे माँ, पापा, दादा, दादी, ये सब बोलने लग जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जब बच्चा 18 माह से 24 माह का होता है तो बच्चा क्या करता है, वो 2 शब्द चरण बोलने लग जाता है। और वही जब बच्चा 2 से 4 साल में आता है, मतलब जब वो 2 साल के ऊपर आता है, तो वो क्या होता है, लंबे उच्चारण वाले शब्दों को बोलने लग जाता है। हमारे हिंदी में बहुत बार, या फिर लैंग्वेज में मैं कह सकती हूँ, बार बार रिपीट होने वाला एक नाम है नोम चॉम्स्की जी का, जो ये कहते हैं कि बच्चों में जो है भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता है। मतलब उनका मानना है कि बच्चे भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता के साथ ही पैदा होते हैं। और उनके अनुसार हमारे दिमाग में एक भाषा अर्जन यंत्र होता है जो हमारी भाषा सीखने में मदद करता है। हमारे एग्ज़ाम में अक्सर ही पूछा जाता है भाषा अर्जन यंत्र के बारे में, यानी LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो ये पूछ देता है कि ये किसने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में किसने बताया है, या फिर इसका फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछा जाता है। नोम चॉम्स्की की एक और बात ये है कि वो कहते हैं कि बच्चा जो है 5 साल की उम्र तक बहुत ज़्यादा सक्रिय होता है। मतलब कि अगर बच्चा 5 साल के अंदर है तो उसको कोई भी भाषा बहुत ही आसानी से वो सीख लेता है और उसको बहुत जल्दी कैप्चर कर लेता है। अगला हमारा है भाषा कौशल, मतलब कि हम भाषा जब बोलना शुरू करते हैं तो क्या कैसे शुरू होता है, हमारा तरीका है, कौशल हमारे क्या है। तो हमारा होता है पहला सुनना। वैसे तो मनोवैज्ञानिक क्रम है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, जिसमें से कि सुनना और जो हमारा पढ़ना है, मतलब कि क्या होता है, इसको हम लोग ग्रहणात्मक कौशल भी बोलते हैं, और बोलना और लिखना को अभिव्यक्तात्मक कौशल बोलते हैं। सुनना और बोलना ग्रहणात्मक कौशल क्यों होता है, क्योंकि बच्चे या तो सुन के
या फिर किसी भी चीज़ को बोलकर ग्रहण करते हैं, उसको हासिल करते समझते हैं। लेकिन वही जब हम लोगों को अपनी बात को किसी से कहना रहता है, खुद को अभिव्यक्त करना रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले बोलना और लिखना उसमें आता है। या तो हम लोग अपनी बात को बोलकर या फिर लिखकर अभिव्यक्त करते हैं। भाषा का जो मनोवैज्ञानिक क्रम है हम लोग देख चुके हैं कि क्या है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि भाषा बिल्कुल इसी क्रम में सीखी जाए। मतलब कि हो सकता है कि पहले बच्चा बोलना शुरू कर दे, पढ़ना शुरू कर दे। इस तरह से ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि भाषा इसी क्रम में होगा कि बच्चा पहले सुनेगा, बोलेगा, पढ़ेगा, तब लिखेगा। ये क्रम सिर्फ मनोवैज्ञानिक क्रम है और हो सकता है कि बच्चा इनमें से कोई भी पहले शुरू कर सकता है। अगला हमारे एक टॉपिक का एक और नाम आता है जॉन डीवी जी का, जो कि भाषा का त्रिआयामी कंसेप्ट दिए हैं। इनका मानना है कि भाषा एक ध्रुवीय प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षण के बारे में है ये बात कि इनका मानना है कि शिक्षण जो है त्रिआयामी प्रक्रिया है और इसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्य वस्तु आती है। तो हमारे एग्जाम में अक्सर ही पूछा जाता है कि त्रिआयामी कंसेप्ट किसका है, तो आप बता सकते हैं जॉन डीवी का ये है। दूसरा हमारा एक त्रिभाषा सूत्र आता है। त्रिभाषा सूत्र जो है ये कोठारी आयोग द्वारा 1964 से 66 में दिया गया था। और ये जो त्रिभाषा सूत्र है इसके अनुसार क्या होता है, ये कहता है कि हर स्कूल में बच्चों को 3 भाषा पढ़ाई जाएगी। पहली तो जो भाषा होगी वो होगी मातृभाषा, मतलब कि बच्चा जिस भाषा में अपने घर पे बातचीत कर रहा है। मान लीजिए अगर हम लोग बिहार से हैं तो हिंदी और भोजपुरी हो गया, गुजरात में है तो गुजराती हो गया। इसी तरह से अगर हम लोग किसी और राज्य में हैं तो वहाँ की जो भी भाषा है जो बच्चा अपने घर पे बोलता है तो उसकी मातृभाषा हो गई। तो बच्चे को पहला जो पढ़ाया जाएगा उसकी मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा। दूसरा अगर हम लोग देखें तो दूसरा जो उसकी दूसरी भाषा होगी या तो अंग्रेजी होगी या तो हिंदी। पर हिंदी कहाँ के लिए उसकी सेकंड लैंग्वेज होगी, सेकंड लैंग्वेज हिंदी उसकी वहाँ पे होगी जहाँ पे उसकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ यूपी और बिहार में क्या होगा, हिंदी मातृभाषा होगी हमारी, क्योंकि हम लोग शुरू से ही घर पे हिंदी बोलते हैं। लेकिन बच्चा अगर कहीं और का है तो जरूर गुजरात के बच्चे के लिए क्या होगा, गुजराती उसकी मातृभाषा है। तो ऐसे में उस बच्चे को हिंदी सेकंड लैंग्वेज में के रूप में बताया जाएगा। और जो तीसरी भाषा होगी वो क्या होगा, या तो अंग्रेजी होगी या फिर कोई अदर लैंग्वेज। और अंग्रेजी कहाँ के लिए, मान लीजिए कि जहाँ पे सेकंड लैंग्वेज अंग्रेजी नहीं थी वहाँ पे बच्चे की थर्ड लैंग्वेज है। मान लीजिए हम लोग गुजरात की बात कर रहे हैं तो गुजरात में पहली मातृभाषा उसकी गुजराती हो गई, दूसरा उसको हिंदी पढ़ाया जाएगा और तीसरा उसको अंग्रेजी बताया जा सकता है। इस तरह से त्रिभाषा सूत्र के अनुसार जो कि कोठारी आयोग के द्वारा दिया गया है, स्कूल में 3 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पहली मातृभाषा है,